गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहे थे हम लोग यहाँ पे अभी। ऑन व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। कंधों से कंधे मिलते हैं, कदमों से कदम चलते हैं। मतलब एकदम जोश आ जाता है सुनने के बाद। आई डोंट नो बट आपके दिमाग में क्या आ रहा था मुझे नहीं मालूम, बट अपनी सुबह की शुरुआत हम सब लोगों को हमेशा एक जोश के साथ करना चाहिए। और ये इतना मोटिवेशनल सॉन्ग है कि बस एकदम बाजू में फड़कने लग जाती हैं कि अब कुछ करना है। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जब इस म्यूजिक को सुन रहे होंगे तो थोड़े बहुत उनके अंदर में भी एक हलचल सी पैदा होती है। बिकॉज देखिए, जब तक कि वो खून में वो रवानी, वो धड़कने ना पैदा हो जाएं, तब तक मजा नहीं आता है। बिकॉज ये बिजनेस, ये काम जोश और जुनून का है, और इसके बिना हम सब बेकार हैं। और ये काम उन लोगों का है जो बहुत सपने लेकर के इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। शशि शेखर उपाध्याय आपकी सेवा में फिर से हाजिर है, और आज शनिवार का दिन फिर से। और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही तय किया है कि दिस इज द डे व्हेन वी आर गोइंग टू स्पेंड जस्ट 1 आवर, 1 घंटा हम लोग हर शनिवार स्पेंड करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज हो रही है कि इतने सारे इंफॉर्मेशंस को जब आदमी रीड करता है, पढ़ता है, समझता है, तो बहुत सारी चीजें हमें भी जो है वो एक मोटिवेट करती हैं। एंड मैं क्या बताऊं आपको, मतलब एक अच्छे डिस्कशन के लिए, मैं तो इसको डिस्कशन मानता हूं। आप सबके जो हाव भाव है वो मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं। और इस डिजिटल मीडिया में कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूं कि हम सब बात कर रहे हैं। हालांकि मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं महसूस कर पाता हूं कि आप भी उसमें हमारे साथ शामिल हैं। और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी लाया हूँ। आज मैं आपके लिए आज स्पेशल एक गाना भी आपके लिए मैं निकाल के लाया हूँ। आप सोचेंगे कि वो कौन सा गाना है, लेकिन चूंकि हम लोगों का पूरा जो मिशन है, जो मोटो है, दैट इज हेल्दी वेल्दी वाइज, जो हम लोग आसामी डायरेक्ट का जो मिशन है, मुझे एक संगीत मिला। हालांकि ये इंग्लिश में है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। वो गाना जो है उसमें एक बढ़िया सा लिरिक्स भी है, एंड यू विल गो थ्रू इट, यू विल लर्न इट। मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए उसका रिंगटोन भी बना लूं, और उसके बारे में जरूर मैं अभी आपको मैं 2 मिनट गुजार रहा हूँ, ताकि और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार सब लोगों को फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से बोलूंगा कि बी अटेंटिव। मैं आपके साथ सिर्फ 50-55 मिनट, 1 घंटे के आसपास रहता हूँ, तो क्यों ना इसको थोड़ा एनर्जी के साथ, थोड़ा एक मन में उमंग के साथ, तरंग के साथ हम लोग बात करें। एंड आज मुझे जरूर कुछ फर्क महसूस हो रहा है कि कुछ लोग पहले बड़े एटीज होकर के बिल्कुल आराम से ऐसे करके हम लोग सुनते हैं। आई थिंक कि आप ये सोचिए कि हम लोग आमने सामने बैठे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, और आपके मन में भी एक ख्याल आ रहा होगा कि काश इसको हम लोग इंटरेक्टिव कर पाते। मेरी कोशिश रहेगी, आज नहीं लेकिन आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि मैं सबके लिए, फॉर ऑल, जितने लोग जुड़ जाएं हमसे, 200, 250, 300, 400, 500, जितने लोग जुड़ जाएं, एक न एक दिन मैं कोशिश करूंगा कि हम सब इंटरेक्टिव रहेंगे और कुछ ना कुछ बातचीत करेंगे, कुछ गेम्स करेंगे, कुछ फन करेंगे, कुछ दिमाग में चलता रहता है। और आज जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आज हम लोग बात करने वाले हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो इस बार की है, उसका जो टॉपिक है, आप सबको पता है कि हम लोगों ने पहली बार क्या किया था, दूसरी बार क्या किया, तीसरी बार क्या किया, और चौथी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। तो उस चौथे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं हमेशा की तरह बोलना चाहूंगा कि जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात आती है तो किसी को डॉक्टरी या फार्माकोलॉजिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे प्रोडक्ट्स में है क्या। और मैं इस प्रोग्राम को शुरू कर देना चाहता हूँ, और वो गाना भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग साथ में जुड़े हैं, और अगले 40-50 मिनट आप हमारे साथ मुखातिब हैं। तो सबसे पहले जो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं, जिसमें ये कहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है, ये हम सब के लिए विशेष जानकारी के लिए है, टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट सामी डायरेक्ट प्रोडक्ट्स एंड वेलनेस और डिजीज, और इन सब चीजों के बारे में बातचीत जरूर होती है। लेकिन ये कहीं मैं आपको कोई डॉक्टर बनाने के लिए या आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, एंड हम सब इस बात को समझते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि मैं आज वो गाना जो एक मैंने ढूंढा, एक वेस्टर्न सिंगर है, बिकॉज हेल्दी वेल्दी वाइज की बात चल रही थी, हेल्थ एंड वेल्थ की बात चल रही थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज मैनेजमेंट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये गाना आपके सामने प्ले करूंगा मैं अभी,
और आपको भी अच्छा लगेगा। इट इज नॉट लॉन्ग सॉन्ग बट इंटरेस्टिंग है और बड़ा अच्छा है और हम लोगों के इस बिजनेस से बड़ा मिलता जुलता है। तो मैंने इसको बड़ा आई कैची समझा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल सुने और समझ में आ जाए, लेकिन लिखा हुआ भी आपके सामने आएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। तो मैं चाहता हूं कि उसको मैं प्ले करूं आपके सामने एंड यू विल एंजॉय इट। इसका नाम है मैकाबी। मैकाबी जो है थैंक यू। ये गाना तो मुझे बहुत मजा आया। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना मजा आया और इसको जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको एक बड़ा अच्छा मोटिवेशन देने लग गया है। तो मुझे तो बहुत ही मजा आया और मैं इसको बार बार प्ले करके कई बार सुना हूं कि आइटल एक वर्ड था इसमें, आइटल इज वाइटल। आइटल एक्चुअली एक इजिप्शियन फूड है जो एक राजशाही या ये कह सकते हैं राजघरानों में खाए जाने वाली जो एक तरह का एक कल्चर है, इजिप्शियन कल्चर है जिसके अंदर में वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
और वाइटल तो सबको पता है, तो ये बड़ा अच्छा रिदम बनाया है मैकबी ने कि आइटल इज वाइटल, एंड बड़ा अच्छे अच्छे इसमें सेंटेंस थे कि आपके अलावा और कोई भी नहीं है जो आपका ध्यान रख सकता है, हर चीज जरूरी है, ग्रीन जाइए, वेजिटेबल जाइए, रूट्स जाइए, सब कुछ जाइए। सो दोबारा जरूर आप सुनिएगा, और मैं एक बार जरूर आपको दोबारा जानने के पहले आपको मैं इस गाने को जरूर सुनाऊंगा, आप चाहें तो इसको रिकॉर्ड भी कर लेना कि आइटल इज वाइटल। एनीवेज, आज का दिन की शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग नंबर 4। और इसके पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक रिकैप करा दूं कि हम लोगों ने पिछले जितने भी प्रोडक्ट हम लोगों ने यूज किए हैं, ट्रेनिंग्स देखे हैं, उसमें क्या क्या सीखा है हम लोगों ने। सो सबसे पहले डिटॉक्स, न्यूट्रिशन, प्रिवेंशन हमने कर लिया, और आज आप ध्यान से देखें 8 अगस्त को हम लोगों ने डिटॉक्स किया था, न्यूट्रिशन हम लोगों ने 22 अगस्त को किया था, प्रिवेंशन हम लोगों ने जस्ट पीछे अभी हम लोगों ने 12 सितंबर को किया था, एंड टुडे इज मैनेजमेंट कैटेगरी की बात चल रही है। तो आज 26 सितंबर है और आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको रिकैप भी करना चाहूंगा। आप रिकैप का मतलब है कि आप याद करें कि बहुत से लोग जो है वो भूल जाते हैं, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू बी इन प्रैक्टिस, और आपको अपने प्रैक्टिस के साथ इसको आगे लेके चलना है। तो पिछली ट्रेनिंग में जो हम लोगों ने 8 तारीख को किया था, आप सबको याद होगा 8 अगस्त को, कि हम लोगों ने डिटॉक्स के बारे में बात किया था कि डिटॉक्स योर माइंड, डिटॉक्स योर डाइट, डिटॉक्स योर बॉडी, डिटॉक्स योर लाइफ। और डिटॉक्स के ऊपर में हम लोगों ने बहुत लेंथ में बात किया था कि व्हाट इज डिटॉक्स, और समी डायरेक्ट के पास वो कौन से नायाब चीज हैं जिनके साथ आप इनका इस्तेमाल करके आप अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को इसमें मजा आया था। दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आई रिमेम्बर दिस वाज द फर्स्ट, जो फर्स्ट इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया था वो डिटॉक्स में लिया था। सेकेंड हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया वो दैट वाज ऑन 22 अगस्त को जो इनिशिएटिव लिया था, दैट वाज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैटेगरी में आप सबको ये वाली स्लाइड याद होगी कि आप जो खाते हैं वही आप हैं, वट एवर वी ईट वी आर, यानी हम जो खा पी रहे हैं हम एक्चुअली में वही है। तो न्यूट्रिशन किस तरह से होते हैं, न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं, न्यूट्रिशन हमें कैसे काम करते हैं, बॉडी के ऊपर में उसका क्या इफेक्ट होता है, और समी डायरेक्ट के साथ आप न्यूट्रिशन में कौन कौन से बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये सब हम लोगों ने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था। अब पीछे हम लोगों ने 12 सितंबर को जो बात करी थी, वो बात करी थी हम लोगों ने प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन की बात चली थी, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि अपने आप को बचा के कैसे रखना है और बचाते हुए अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने पिछले प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, हालांकि इसके अलावा हमारी जो सेल्स ट्रेनिंग हुई है, इसके अलावा हमारी जो रूबरू हुई है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बिकॉज आज का दिन जो है दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट ट्रेनिंग। सो मेरा पूरा फोकस है कि आप लोग इसको थोड़ा रिकैप जो किया है, तो एक दिमाग में एक सीरीज बन जाती है कि हाँ ये वो सीरीज है जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कैटेगरीज हैं हम उन कैटेगरीज के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो आज का जो दिन रखा है हम लोगों ने, ऑफ कोर्स दैट इज द डे फॉर मैनेजमेंट कैटेगरी प्रोडक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हेल्थ मैनेजमेंट के जब बात करेंगे और मैनेजमेंट कैटेगरी की जब बात करते हैं, तो इसमें कुछ 2-4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। साइकोलॉजिकल वेलबींग है, न्यूट्रिशन की भी जरूर बात होती है, फिजिकल हेल्थ की बात होती है, और मेडिकल केयर की बात होती है। अब मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। देखिए मैं आपको एक बहुत आसान शब्दों में बात बताऊं, जो इंसान डिटॉक्स करेगा, जो इंसान न्यूट्रिशन देगा, जब डिटॉक्स करते हैं तो बॉडी साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, और उसके बाद हमें बॉडी को एनर्जी देनी है, खाना खाना है, देन वी नीड टू गिव न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए प्रिवेंशन का। अगर ये 3 चीजों का हम ख्याल रखेंगे तो शायद हमारे शरीर को किसी भी चीज को मैनेज करने की जरूरत नहीं होगी। यकीन मानिए नहीं होगी, लेकिन हम मानते कहाँ हैं, हम तो बिंदास लोग हैं। अभी मौसम जैसे ही खुलेगा, कोरोना जैसे, अभी कोरोना को भी देख लो ना आप, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन गोलगप्पे, चाट, पकौड़ियों की दुकानों पे आप चले जाइए, लोग अपने अपने जो है अपने भूख को ऐसे लेके वहां पहुंचते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एनीवेज एंजॉय भी करना चाहिए, बट ध्यान ये रखना है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं ये चीजें हम लोगों को खराब करती हैं। पिछले 6-8 महीने में बहुत से लोगों की सेहत बनी है और कुछ लोगों की सेहत बिगड़ी भी है, क्योंकि घर के अंदर भी रह के बहुत से लोगों ने बहुत सारी कुकिंग शुकिंग करी है। एनीवेज आज बात करने जा रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट में, हेल्थ मैनेजमेंट में, और क्या क्या हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि व्हाट इज हेल्थ मैनेजमेंट। ये पहली स्लाइड में आपको जरूर मैं आपको एक डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली में हेल्थ मैनेजमेंट सिद्धांतों का वो समूह है, मतलब कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिन पर आप चलते हैं,
और जो अच्छे स्वास्थ्य की योजना के लिए कार्य करते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर में कोई भी विरक्ति या किसी तरह का रोग या किसी तरह की बीमारी आपके बॉडी के अंदर ना आ जाए, उनको मैनेज करते रहने का जो प्रोग्राम बनता है, दैट कम्स अंडर हेल्थ मैनेजमेंट। तो हेल्थ मैनेजमेंट बेसिकली और कुछ नहीं है, इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजमेंट होता है, हर जगह ये वर्ड आप किसी ना किसी कार्यालय में चले जाएं, सरकार में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, एक मैनेजमेंट वर्ड है जो मैनेज करती है चीजों को। एंड हमारी बॉडी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसको भी मैनेज करना हम लोगों का फर्ज है। सो वी नीड टू मैनेज दिस इफेक्टिवली। अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा आपको कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर आप ध्यान में देखेंगे तो ये एक चार्ट है जिससे आपको समझ में आएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है नॉर्मली 77-75 वर्ष की है एवरेज, और जिसमें हम हेल्दी लाइफ अगर चाहें तो लगभग 65-66 साल निकाल सकते हैं, बट इम्पेयर्ड लाइफ भी हो जाते हैं जिसमें 11-12 साल हमारे उसमें आ जाते हैं। तो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, लेकिन इससे एक चीज समझ में आती है कि पूरे दुनिया में हमारे स्वास्थ्य के कारण एक बहुत बड़ी दुनिया चल रही है जिसको आप वेलनेस इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अगर उस पर अगर आप ध्यान दें तो आप इस ग्राफ को देख के चौंकिएगा मत, क्योंकि ये ग्राफ 40 से 60 साल के अंदर में ये ग्राफ ऐसा ग्रोथ हुआ है जिसमें आप ध्यान से देखेंगे कि वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर में चाइना, आप देखिए कि पूरे दुनिया में कितने ज्यादा इन कर चुका है। यानी कि चाइना जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 है वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़कर और जुड़े हुए चीजों का, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, उन चीजों को पहुंचाने का काम जो कर रहा है पूरी दुनिया में, उस चीज को बेचने का जो काम कर रहा है, दैट इज चाइना। अगर आप इंडिया का स्थान लेंगे तो भारत अभी भी 10वें नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा, बट ये जल्दी स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना आपको समझ में भी आ गया और हमें भी समझ में आ गया है कि अब हिंदुस्तानी अब जाग चुके हैं, अब वो वेलनेस और प्रिवेंशन को समझते हैं और कहीं ना कहीं इन चीजों को वो अब अडॉप्ट भी करने लगे हैं, अपने जीवन में एक बदलाव भी कर चुके हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगर मार्केट, यानी कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द बिग मार्केट, जहां की आप काम भी कर रहे हैं और आप अपने जीवन में इसका फायदा भी उतार रहे हैं। तो आपको मैं आज एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री में अगले 10 साल तक जो आदमी टिक जाएगा उस आदमी ने अपना फॉर्च्यून बना लेना है, क्योंकि जिस दिन इंडिया की लाइन ऊपर वाली लाइन के बराबर हो गई, आप खुद सोच के देखिए कि हम लोग किस लेवल पे चले जाएंगे। एनीवेज, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री के इतने ग्रो करने के पीछे कारण भी इंसान है, हम और आप ही हैं, कोई और इसका कारण नहीं है। और अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको वो चीजें बताना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि वेलनेस इंडस्ट्री आखिर इतनी ग्रो कैसे कर रही है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया एक्सप्लोजन। सोशल मीडिया ने एक बहुत क्रांतिकारी चीजें, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन इस दुनिया में पैदा किया है और उस रिवॉल्यूशन के हम सब हिस्सा है। आज कोई ऐसा शख्स नहीं है जो शायद ही सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ना हो, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन मैं इतना आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों रोल प्ले कर रहा है। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे और भी कोई मीडिया हो, कोई भी माध्यम हो, ये यहाँ पर करोड़ों लोग, आज हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अच्छे के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें जो हैं जो दुनिया में फैलती जा रही हैं जिससे कि उसकी विरक्तियां सामने आती है। तो अगर वेलनेस इंडस्ट्री को आप बोलेंगे तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इस इंडस्ट्री में अगर बूम आया है तो वो भी सोशल मीडिया के कारण, और इंसान की जिंदगी में कुछ गिरावट आया है तो वो भी सोशल मीडिया के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स भी हम लोगों के जीवन में आए हैं। आज टेलीविजन हमसे दूर हो गया है तो हमारे जीवन में सोशल मीडिया अंदर आ गया है, और इसका नतीजा अच्छा भी है और मैं बार बार बोल रहा हूँ बुरा भी है। इसलिए हमें यूसेज समझना है, मिस यूज नहीं होना है, खुद को मिस यूज होने से रोकना है। सोशल मीडिया एक्सप्लोजन को अगर आप थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके कारण हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, यानी कि बड़े आराम पसंद जिंदगी हो गई है। चलना फिरना हम लोगों ने बंद कर दिया। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग चलना पसंद करते हैं, लेकिन शहरों का तो बहुत ही बुरा हाल है, लोग चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। 5 कदम भी जाना होगा तो कार है या बाइक है या कुछ भी है, स्कूटी है, समथिंग है। ईज ऑफ लाइफ, इतनी ज्यादा इजी लाइफ जीने की आदत पड़ गई है कि हम लोगों ने चलना फिरना छोड़ दिया है। और बच्चे और बड़े दोनों की कमोबेश एक ही तरह की इंफॉर्मेशन आपको सामने आएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैड लाइफस्टाइल,
आज कोई भी इंसान, अगर आप देखें अब तो कोरोना खुल गया है तो एक हाथ में कोक और एक हाथ में कुछ जंक फूड जरूर मिलेगा। और ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, इससे हम लोग छूटते नहीं है। कम तो कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते तो कम कर सकते हैं, इसलिए बैड लाइफस्टाइल इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और इससे भी एक कदम जब लोग आगे बढ़ जाते हैं तो थोड़ी जिंदगी और मस्ती वाली जिंदगी जब में चले जाते हैं तो थोड़ा इन चीजों का भी सेवन शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों से भी जो है लाइफ में बहुत तरह की ये खुशियां कम और परेशानियां ज्यादा पैदा करते हैं, अगर टेक्निकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली भी इसका ये देखने को मिलता है घरों में, परिवारों में, कि हम हमारी जिंदगी बिल्कुल बैड लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल के ऊपर मैं आज विशेष ध्यान देना चाहूंगा कि हमारी लाइफस्टाइल एक्चुअली हो क्या गई है। आइए थोड़ा और समझते हैं। बच्चों के बारे में आप बात करेंगे तो कोई कोई भी बच्चा, मैंने देखा है कि बच्चों को लेकर के हम लोग, माताएं बड़ी चिंतित तो रहती हैं, लेकिन अगर आप उनके फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देखें या बच्चों के खान पान को देखें तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। उससे पहले जो जीवन माँ बाप जी रहे हैं वो तो ये वाला जीवन जी रहे हैं। वी हैव बिकम मशीन, हम मशीन बन चुके हैं। हम लोगों के एक हाथ नहीं, बिल्कुल दशावतार हो गए हम लोग, 8-8 10 हाथ, जैसे कि इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं लाइफ में, इतने बिजी हो चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे कि समय नहीं है लाइफ में किसी भी चीज के लिए। और ये बातें कोई अजूबी तो नहीं है आज के दिन में। आप जिसको भी देखो वो इसी कंडीशन में दिखता है। टाइम नहीं होता लोगों के पास, मशीन बन चुके हैं हम लोग। तो ये मशीनी जिंदगी कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल को खराब कर रही है। इससे, इसके जाल से, इसके जंजाल से हम लोगों को बाहर आने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ये महसूस करने की जरूरत है कि हम सब पहले इंसान हैं और हमारी जो बॉडी है वो हमारा टेम्पल है, जैसा मैकबी के गाने में था कि बॉडी इज आवर टेम्पल। तो आइए सबसे पहले इस टेम्पल को समझना जरूरी है, लेकिन बचपन से ही हमने इस टेम्पल को खराब करना शुरू किया है। आज हर बच्चों को आप देखेंगे तो ओबेसिटी का वो शिकार जरूर नजर आ रहा है, ओबेस्ड है। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें हम बच्चों को, बच्चे जिद भी करते हैं और घर परिवार के लोग उन उन जिदों को पूरा भी कर देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं बचपन से ही उसकी ये लाइफस्टाइल खराब होती जा रही है। आने वाले टाइम में न्यूट्रिशन से वो दूर होता जाएगा, बहुत सारी ऐसी विरक्तियां पैदा हो जाएंगी बॉडी के अंदर में। मैं धीरे धीरे उन चीजों पे आना चाहता हूँ, लेकिन ये इस पर नोट करने की चीज है कि अगर बचपन सही है तो जवानी भी सही रहेगी, और अगर जवानी सही है तो बुढ़ापा भी ठीक से गुजरेगा और हमारा मानव जीवन एक सुखद बीत सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, बचपन से ही हम लोग उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमें बर्बाद कर देंगे। थोड़ा और देखिए, मॉल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो आपको लगता होगा कि जो बच्चा खाते पीते घर का है वो तंदुरुस्त बच्चा है, एक्चुअली वो भी मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है। जो गरीब बच्चा है उसको तो खाने पीने की बहुत ही कमी है, उसके पास तो पहले ही न्यूट्रिशन है ही नहीं, शरीर के अंदर में कोई ऐसी चीज, उसको कुपोषण का शिकार पहले है। लेकिन जो तंदुरुस्त बच्चा दिख रहा है, जो मोटा सा बच्चा दिख रहा है, वो भी तंदुरुस्त नहीं है, वो भी कुपोषण का शिकार है। उसके शरीर में जो जरूरी चीजें हैं वो कम है और जो नहीं जरूरी वाली चीजें वो ज्यादा बढ़ गई हैं, जैसे कि फैट्स। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी विरक्तियां हैं, इसलिए कुपोषण का शिकार दोनों हैं, अमीर भी और गरीब भी। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गरीब बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, अमीर बच्चे भी कुपोषण का ही शिकार हो रहे हैं, अमीर लोग भी कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। पहले ये लगता था कि यार लोगों को रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, खाना पीना नहीं होता तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, बल्कि आज के जिंदगी में ऐसा नहीं है। जो ज्यादा खा पी रहे हैं वो कुपोषण का शिकार भी हैं। और आपको ये समझना पड़ेगा कि पोषण का पैसे से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। जब खाने की बात आएगी तो बैलेंस डाइट ही पोषण कहलाएगा, और जब बैलेंस नहीं है तो वो कुपोषण कहलाएगा, जो आपको दिखता है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम कुपोषण के बारे में बात करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर में एक ग्लोब दिख रहा है। उस ग्लोब के अंदर में शायद आपके मोबाइल फोन में वो उतना नहीं नजर आता होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये कलर्स के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जितना ग्रीन कलर है, जो हरे कलर हैं, वो सब बड़े अच्छे न्यूट्रिशन वाले देश हैं या महादेश हैं। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जहां जहां हरा हरा है, और जो ज्यादा लाल है, ब्राउन है, वहां आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल खाने की बहुत ही किल्लत है, बहुत ही कमी है। और इसी में आपका हमारा भारत देश भी है, जहां पे आपको अगर ध्यान दें कि लगभग 15.25% लोग जो हैं वो मॉल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के शिकार है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए
तो पूरी आबादी का, भारत की 125 करोड़ 130 करोड़ की आबादी का अगर 15% निकाला जाए तो ये बहुत बड़ी आबादी है जिनको कि वाकई में पोषण पूरा नहीं मिलता है। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलता है। उसका नतीजा निकलता है कि हमें डिजीज का सामना करना पड़ता है। द रिजल्ट इज डिजीज। डिजीज एक ऐसा शब्द है जिसको अगर आप दो भाग में तोड़ दें तो आपको समझ में आ जाएगा। डिस ईज यानी हमारे जीवन में किसी चीज की ईज है, इजी है, आसान है, चाहे वो उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, अगर इजी है तो हम नॉर्मल हैं। लेकिन अगर हमें वो चीज इजी नहीं रही, इसका मतलब है कि हमारे अंदर क्या आ गया है, डिस ईज। सो डिजीज इज एक्चुअली, आप कह सकते हैं कि हमारा जो सामान्य जीवन है वो जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो डिस ईज में बदल जाएगा, यानी कि डिजीज हो जाएगा। अब ये डिजीज जब हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी विरक्तियां आती है शरीर में। अब इनको ठीक करने के लिए हमें मैनेज करने की जरूरत है, और यहीं से मैनेजमेंट वर्ड निकल के आएगा कि आपका हेल्थ मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो डिजीज है, जब वो बीमारियों का रूप लेती हैं तो उसके अंदर में हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, क्रोनिक लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज जिसको हम कह सकते हैं, या फिर आप ब्रोंकाइटिस, या फिर आप कह सकते हैं अस्थमा वगैरह, जो कुछ भी आपने सुना होगा। अनइंटेंशनल इंजुरीज, अनइंटेंशनल इंजुरीज का मतलब ये नहीं होता है कि हम सड़क पे चल रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट्स आपके घर में अंदर भी बैठे बैठे होते रहते हैं बॉडी के अंदर में। सो दीज आर सम अनइंटेंशनल इंजुरीज हैं जो हमें चोट लगती रहती है शरीर के अंदर में, और स्वेलिंग होती है, सोजस होता है, हमारा शरीर दर्द करता है। बहुत तरह की आजकल एक नई चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, हड्डियों में और जोड़ों में दर्द हुआ और होना शुरू हुआ है लोगों का, बट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वायरल आर्थराइटिस। जबकि वो आर्थराइटिस नहीं है, लेकिन एक वायरल आर्थराइटिस है जो अब लोगों को जकड़ भी रहा है। डायबिटीज है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हाइपरटेंसिव लोग हो जाते हैं जो एक्चुअली में डिस ईज यानी कि वो डिजीज की कैटेगरी के अंदर में आते हैं। और वो शुरुआत कहाँ से हुई है आप समझ सकते हैं कि हमारे खान पान, हमारे लाइफस्टाइल, इन चीजों से बिगड़ते 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 हम लोग इस जगह पे आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कि डिजीज को पहचानने की जिम्मेदारी किसकी? कौन पहचानेगा कि हमारे अंदर में डिजीज है? कौन बताएगा कि हमारे को बीमारी है? कौन बताएगा कि हमारे अंदर रोग है? आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि हम सब डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप डिजीज को पहचान पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो डेथ है, वो रिजल्ट जो डेथ में बदल रही है, 15 से 24 वर्ष और 25 से 44 वर्ष के लोगों के अंदर में देखा गया है अमूमन कि दोनों में जो मृत्यु दर है उसके अंदर में आप देखेंगे कि कुछ होमोसाइड और सुसाइड भी हैं जो उसके अंदर में इन्वॉल्व करते हैं। होमोसाइड और सुसाइड का मतलब है कि कहीं ना कहीं मानसिक रोग से आदमी पीड़ित होता है, तब जाकर के वो भी एक बीमारी है। मानसिक बीमारी भी एक हार्ट डिजीज से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। और बहुत सारे अलग भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, HIV, एड्स है, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, लीवर की प्रॉब्लम है, बहुत तरह की बीमारियां हैं। लेकिन इन बीमारियों को पहचानेगा कौन? कैसे पता चलेगा कि कोई रोगी है? आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि उसको डायग्नोस करना, यानी कि उसको जानना। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं, चेतावनी। और ये चेतावनी क्यों है? क्योंकि डायग्नोसिस करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स को है। अगर हम और आप डॉक्टर हैं तो हमें अधिकार है कि हम किसी भी इंसान के अंदर उसके लक्षण या उसके परेशानियों को एग्जामिनेशन करके और उसको एग्जामिन करके हम ये जान सकते हैं कि ये बंदा रोगी है या ये बीमार हो सकता है। मैं आपसे यहाँ पे अंडरलाइन बोल्ड करके लिखा है कि हमें ये काम नहीं करना है। मैं दोबारा बोलूंगा, डायग्नोसिस करना हमारा काम नहीं है। ये सिर्फ जो इंसान मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है, मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो BAMS हो, चाहे वो BHMS हो, चाहे वो इस तरह से जितने भी हमारे मान्यता प्राप्त जो संस्थाओं से पास किया हुआ एक डॉक्टर है, वही इंसान बीमारियों के बारे में या उसके बारे में डायग्नोस कर सकता है। डायग्नोस करने का मतलब पता लगा लेना। आप और हम इस काम में कभी ना पड़े, और इसलिए मैंने इस पे आज खास 2-4 बार आपको मैंने अंडरलाइन। अगर डायग्नोसिस की बात करेंगे तो मैं बता दूं कि साइंस एंड सिम्टम्स हमारे को, अब जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है ना हमसे कि आपको क्या हो रहा है, तो हम कहते हैं सर हमारे सर में दर्द रहता है।
और वो कब होता है, पीरियोडिकली होता है, थोड़े थोड़े देर बाद होता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अब सिर में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, ये कारणों का पता लगाने को ही हम लोग डायग्नोसिस बोलते हैं, जो काम सिर्फ डॉक्टर्स का होना चाहिए। हो सकता है कि किसी की नजरें कमजोर हो गई हैं और उसकी आंखों में रोशनी कम है और उसकी वजह से उसके सिर में दर्द है। हो सकता है किसी को माइग्रेन है, हो सकता है किसी का बीपी बढ़ा हुआ है या शुगर डिस्टर्ब है, उसकी वजह से भी सिर में दर्द है। हो सकता है किसी को ट्यूमर है, हो सकता है किसी को कैंसर है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें किसी नतीजे पे नहीं आना है। ये नतीजे पे आने का काम अगर किसी को जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर्स की है। सो लेट अस नॉट बिकम डॉक्टर, वी कैन जस्ट, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर ही डायग्नोसिस करता है और उसका ही काम है इन्वेस्टिगेशन करना, एनालिसिस करना और उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करना। इसके लिए कुछ-कुछ चीजें वो करते हैं, जैसे हिस्ट्री लेते हैं आपका टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग बहुत तरह के टेस्टों से गुजरना पड़ता है। फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं, डॉक्टरी जांच जिसको हम बोलते हैं। ये सारी चीजें हैं, जैसे आपकी ब्लड टेस्ट हो गया, इसके अलावा आपका एमआरआई हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि स्कैनिंग वगैरह कराते हैं। ये सारी चीजें टेस्टिंग में आती हैं, बट ये सारे काम किसके हैं? डॉक्टर्स के हैं। हमारे जिम में क्या काम है और आपके जिम में क्या काम है? हम लोगों का मतलब और मकसद सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ से होना चाहिए। और वो प्रिवेंटिव हेल्थ क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि अगर कोई रोगी हो चुका है या फिर रोग उसके पास आ चुका है, या वो असमर्थ हो रहा है, या फिर उसको जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम है, इन चीजों से बचाव के जो उपाय हैं वो प्रिवेंशन में आते हैं, जो हमने पिछली बार के ट्रेनिंग में देखा था। और इन चीजों को बचाने के तरीकों को सीखना और उसको इंप्लीमेंट करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ में हमें मालूम हो जाए अगर किसी को कि इसको ये प्रॉब्लम है, वो मालूम कैसे होगा? डॉक्टर के थ्रू। और डॉक्टर ने बताया कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उन चीजों से उसको बचा के रखना है जिससे कि उसको प्रॉब्लम होती है। अब इसी चीज को हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, कि आप कौन से कदम उठा रहे हैं। किसी को अगर आप उसका ख्याल भी करते हैं तो वो भी ट्रीटमेंट कैटेगरी में आता है। मैं आपको बता दूं, ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ दवा नहीं देना, ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ इंजेक्शन नहीं देना, ट्रीटमेंट का मतलब एंटीबायोटिक्स नहीं देना। ट्रीटमेंट का मतलब बहुत कुछ होता है। और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के अंदर में हम जब लोगों का ख्याल करते हैं, लोगों का देखभाल करते हैं, वो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में आता है। सो हमारी जिम्मेदारी है प्रिवेंटिव मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम लोग असली मुद्दे पे आते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो आइए बात करते हैं स्वास्थ्य प्रबंधन की, यानी हेल्थ मैनेजमेंट की। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट बात कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सब जिंदगी जिए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पागलों की तरह जिंदगी में भाग दौड़ मचा रखा है। तो आखिर हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? ये बात जानना जरूरी है कि व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। दूसरा, हमारे लिए सबसे अच्छी सेहत क्या है, सेहत की परिभाषा क्या है, कि सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य होता क्या है, व्हाट इज द ऑप्टिमम हेल्थ। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने पिछले सेशंस में किए हैं, इसलिए मैं उन सवालों को आज डिस्कशन में नहीं लूंगा। जिसमें फूड पिरामिड, हम लोगों ने आहार पिरामिड की बात करी थी, वो हम लोगों ने बात कर लिया है। सप्लीमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने न्यूट्रिशन कैटेगरी में बात कर लिया है कि व्हाई सप्लीमेंट इज देयर, एंड सप्लीमेंट नेचुरल क्यों होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है। तो मैं इन मुद्दों के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। इसके अलावा सामी डायरेक्ट के ही सप्लीमेंट्स क्यों लिए जाएं, ये भी हम लोगों ने इसके ऊपर में चर्चा कर ली है। तो हम लोग इन 3-4 सवालों को आज डिस्कशन में ले लेंगे, लेकिन पहले 2 सवाल जो हैं उसको डिस्कशन में जरूर लेंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आप 2 सेकंड के लिए अपने दिमाग में डालें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सिर्फ पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा नाम, बड़ा शोहरत, या कुछ और। तो जीवन का जो लक्ष्य है, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य तो कुछ और ही है। और मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। एक लेडी है, उसके 2 चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे। इसका जो हमारी तरफ से लेफ्ट, आपकी तरफ से राइट, इस लेडी का जो राइट फेस है वो बुजुर्ग है, बूढ़ा है, ओल्ड एज है। और जो लेफ्ट साइड है वो यथावत है, जवान है, खूबसूरत है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन इंसान चाहता है कि वो बूढ़ा हो जाए या बुरा दिखे, या उसकी जो आज का जो शक्ल है वो कल इस शक्ल में बदल जाए। हर इंसान को तो बूढ़ा होना है, लेकिन कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है। ये एक लेडी है,
इसलिए जो पुरुष भाई हैं वो सोच रहे होंगे बढ़िया हुआ औरतों की फोटो लगाई है आपने, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं आपका भी चेहरा दिखाना चाहूंगा कि पुरुष हम लोगों का भी जीवन ऐसा ही है और धीरे धीरे हम भी ऐसे कन्वर्ट होंगे। कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक इंसान जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसकी शक्ल सूरत सब बदल जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा इस जीवन का गोल क्या है, तो शायद आप समझदार कैटेगरी में आ जाएंगे कि जीवन का गोल बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा पैसा और सब कुछ नहीं होता। जीवन का असली गोल होता है टू डाई एज यंग, टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल। हम जवां होकर, अगर मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट करूं तो यथासंभव जब मरे तब भी हम जवान रहें, तब भी हम मजबूत रहें। तो जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि जीवन अगर 80 साल में हो, 90 साल में भी हो, तब भी हम जवान रहें। आपने देखा होगा आर्मी के लोगों को, आर्मी में या पुलिस में, वहां पे कभी किसी को रिटायर करते समय भी उसको बूढ़ा नहीं बोलते, उसको जवान ही बोलते हैं। और अगर एक 59 ईयर ओल्ड का भी एक सोल्जर है, उसको वहां क्या बोला जाता है? जवान, इधर आओ। तो उनको एक मानसिक एक ट्रेनिंग दी जाती है कि बुढ़ापा कोई चीज नहीं होती, ये एक मानसिक चीज है और हमें हमेशा जवान रहना है। तो जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य जो है, सबसे सुप्रीम जो हमारा टारगेट है कि जब तक हम जिए इस धरती पे हम जवान रहें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसी सीरीज को थोड़ा आगे ले चलता हूं कि सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य क्या है। अगर दिमाग में बात आती है कि व्हाट इज ऑप्टिमम हेल्थ, पहले तो आपने देखा कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हमेशा जवां रहने की। अब हमारा टारगेट बनेगा कि अच्छा स्वास्थ्य और सेहत क्या है। तो इसको समझना पड़ेगा आपको कि हमारे लिए अच्छा स्वास्थ्य और सेहत क्या है। ये जो तस्वीर आपके सामने है, एक व्यक्ति है जो चल रहा है। मेरे नजरों में शायद इसी को स्वास्थ्य बोलते हैं। जो इंसान चलता रहता है और चलता रहता ही है, चलने का मतलब है वो किसी भी उम्र में उसी चाल में चल रहा है और हमेशा जो चलता रहेगा। आज का मैंने सोच रहा था थीम भी इसको लूं, लेकिन फिर बाद में मैंने इस थीम को नहीं लिया बिकॉज टॉपिक मैनेजमेंट का था। याद रखिए, अभी इस बात को मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं कि हम सब में से जो चलता रहेगा और जब तक हम जिंदा रहें और जब तक हम चलते रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। शायद हम लोगों ने चलना छोड़ दिया है और कुछ दिनों के बाद शायद हम चलना भूल जाएंगे। मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि चलने से हमारी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। शायद ये वही कारण है जिसकी वजह से हम सब बीमार हो रहे हैं, हम सब बर्बाद हो रहे हैं। अगर हम कुछ भी करें लेकिन अगर हम चलना ना छोड़ें तो शायद हमारा जीवन स्वास्थ्य रहेगा, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। तो आज का जो थीम है वो है वॉक, कि हमने वॉक करते रहना है। लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कितना प्रभाव डालता है और कैसे डालता है चलने से। सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य के अंदर में सबसे पहले आता है कि आप, ये WHO का जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज फ्रॉम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि स्वास्थ्य उनकी नजरों में क्या है। स्वास्थ्य का मतलब होता है फिजिकली फिट, कि आप पूरी तौर पे, शारीरिक तौर पे आप फिट हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा माना जाएगा। लेकिन सिर्फ शारीरिक नहीं, मेंटली फिट, कि आप मानसिक तौर पे भी फिट हैं। बहुत से लोग शारीरिक तौर पे तो फिट हैं लेकिन मानसिक तौर पे फिट नहीं है, तो उन्हें भी फिट नहीं कहा जाएगा। यानी कि फिजिकली फिट, उसके साथ मानसिक फिटनेस चाहिए। मानसिक फिटनेस के साथ आपको इमोशनली फिट होना पड़ेगा। क्योंकि देखो आज के दिन में क्या है, बहुत सारे उतार चढ़ाव है जीवन में। ये जितने भी तरह के जो होमोसाइड, सुसाइड्स आप देखते हैं, आपको लगता है कि वो मेंटली फिट होते हैं? नो। आपको लगता है वो इमोशनली फिट होते हैं? बहुत से लोग अभी अभी आप देखिए, एक छोटा सा कुछ भी सरकार कदम उठाती है, अच्छा बुरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों का इमोशन इतना बढ़ जाता है कि लोग सड़क पर उतर आते हैं। क्या वो इमोशनली फिट है? नो। तो इमोशनली फिट नहीं है, अगर आप मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो आप फिट नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज है कि आप सोशली फिट होने चाहिए। सोशल फिटनेस का मतलब है कि परिवार और परिवार से बाहर अपने समाज में आपको लोग उठना बैठना या आपके साथ चाय पीना पसंद करते हैं, तब आपको एक फिटनेस के तौर पे माना जाएगा कि आप एक अच्छे और स्वस्थ इंसान हैं। और 5वें नंबर पे आता है फाइनेंशियली फिट, कि अगर आप पैसे वाइज, इतना आपके पास पैसा है कि आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं, तो आपको फाइनेंशियली फिट माना जाएगा। वो भी फिटनेस में आता है। और सबसे लास्ट है, लेकिन मेरे को लगता है ये सबसे पहले होना चाहिए, दैट इज स्पिरिचुअली फिट। आध्यात्मिक तौर पे ईश्वर ने हमें इस धरती पे भेजा है, ऊपर वाले ने हमें भेजा है।
तो हमें कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तौर पे फिट होना चाहिए। अब ये 6 कैटेगरी है, अगर इन 6 कैटेगरी में आप अपने आप को कितना नंबर देना चाहते हैं, अगर मान लो मैं हर किसी को 10-10 नंबर देता हूं, तो आप भी आज घर में बैठे बैठे अपने आप को नंबर दीजिए कि फिजिकल फिटनेस में 10 में कितना फिट हूं मैं, मेंटली में 10 में कितना फिट हूं मैं, इमोशनली मैं 10 में कितना नंबर दूंगा, सोशली फिटनेस में मैं 10 में कितना नंबर दूंगा, फाइनेंशियल फिटनेस में कितना नंबर दूंगा, और स्पिरिचुअली फिटनेस में 60 में से जितने नंबर आपको आएंगे, आप खुद आजमा सकते हैं कि आपका जो एक आप इस मूर्त रूप में जो आप विद्यमान है यहाँ पे, आपके फिजिकली जो आप इस दुनिया में हैं, तो आपकी एक्सेप्टेंस लेवल कितनी है। ये अच्छा एक्सरसाइज है जो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा एक एक करके देखें कि फिजिकली फिटनेस का मतलब और क्या होता है और इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो, मैं आपको बार बार बोलूंगा, ये सारी चीजें अचीव हो सकती हैं। जो ये 6 चीजें आपने देखी हैं, ये चीजें अचीव हो सकती हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन इसको अचीव करने के लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहला, रेगुलर एक्सरसाइज, यानी हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं तो। दूसरा, हमें आराम भी करना होगा। बहुत से लोग जो है एक्सरसाइज तो करते हैं, बहुत से लोग आराम, और कुछ लोग तो आराम ही करते रहते हैं, तो उनकी बात छोड़ दें कि जो लोग सिर्फ आराम पसंद लोग हैं। लेकिन आराम भी, बॉडी, इसको आप बायोलॉजिकली देखिए कि आपके बॉडी को थोड़ा आराम की भी जरूरत है, पर्याप्त आराम जिसे कहते हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हम लोगों की सोच भी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। मैं दिखाऊंगा आपको कि नेगेटिव सोच की वजह से कितनी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा राइट न्यूट्रिशन, ये 4 चीजें हम लोगों को उस कैटेगरी में ला सकती हैं जिसको 100% स्वस्थ कहते हैं। मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप और हम ये प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर नॉट सो डिफिकल्ट, बट अगर हम चाहें तो। अब पहले नंबर पे आप आ जाइए, रेगुलर एक्सरसाइज। क्या हम एक्सरसाइज करते हैं? कुछ लोग हैं जो यंग लैड्स हैं, वो सोचते हैं कि यार डोले शोले बना लूंगा, जिम शिम में जाऊंगा। आजकल बड़ा शोर भी चल रहा है, जिम खोलो, हमें जिम में जाना है। मतलब ये होता है कि पूजा से ज्यादा दंडवत करने की बात चल रही है। भाई, एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी है क्या जिम में जाना? इट कैन बी अ डिबेट, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं। आप कर सकते हैं, उसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से होता क्या है, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि जो एक्सरसाइज कर सकती है और जो एक्सरसाइज के बिना होता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये 2 ब्रेन की स्कैनिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक जो बिल्कुल ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, वो ब्रेन जो है वो बहुत घंटों से बैठा हुआ ब्रेन है, यानी कि कुछ काम नहीं कर रहा, चुपचाप बैठा हुआ है कह सकते हैं। और एक ब्रेन का जो स्कैनिंग आप देख रहे हैं, वो स्कैनिंग दिखा रहा है कि वो 20 मिनट से चल रहा था, यानी वॉक कर रहा था। जब मैं वॉकिंग की बात कर रहा हूं, आप देखिए कि सबसे ज्यादा एक्टिव लाइट्स कहां दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा ब्रेन दिख रहा है? जो 20 मिनट से चलते हुए आया था। मतलब क्या हुआ कि जो लोग ये सोचते हैं कि परेशानियों का हल, मुश्किलों का हल बैठ के निकाला जाएगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितने गलत तरीके से सोचते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई भी परेशानी आती है, आप चलना शुरू कर दीजिए। आप अपने पार्क के चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए। थोड़ी बहुत अपने शरीर को पेन देना शुरू करिए। आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपके ब्रेन की एक्टिविटी को तेज कर देते हैं, और शायद उस वक्त आप सही फैसले ले पाएंगे और अच्छे फैसले ले सकते हैं। इसलिए अगेन बार-बार मैं बोलूंगा कि कुछ भी करना हो, चलिए, बिकम ए वॉकर। सेडेंटरी अगर हम बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कोई भी अच्छी बात नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। दिमाग की बत्ती तो तभी जलती है जब हम चलते हैं, और चलने से बहुत सारी चीजों का फायदा और भी होने वाला है। सो इसलिए डू रेगुलर एक्सरसाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी चलना, चलना जरूरी है। और कितना चलना जरूरी है? कम से कम 10,000 स्टेप्स। मैं 10,000 स्टेप्स इसलिए बोल रहा हूं कि ये मिनिमम है। वैसे तो जो ऑप्टिमम है दैट इज 50,000 स्टेप्स, 50,000 कदम। लेकिन हम लोग कहां चलते हैं? 10,000 कदम चलना जरूरी है, कम से कम। इससे कम चल रहे हैं तो हम बीमारियों को अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। और दूसरा है एडुकेट रेस्ट, कि हम थोड़े आराम भी करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज याद रखें, जो जितना ज्यादा एक्टिव इंसान होगा, जो जितना ज्यादा फिजिकली वर्क करेगा,
उसका नींद और उसकी आराम की अवधि बहुत कम होगी। वो 6 घंटे 4 से 6 घंटे मैक्सिमम 6-7 घंटे के अंदर में उसके बॉडी को रेस्ट मिल जाता है। लेकिन जो बीमार बॉडी होती है, जो बॉडी अच्छी नहीं है, जिनके सेल्स कमजोर हैं, वो इंसान ज्यादा देर तक सोता रहेगा। उसे आप ये सोचिए कि जो बहुत देर तक 10-10 घंटे 8-8 घंटे सो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। जो स्वस्थ आदमी होगा उसकी नींद इतनी नहीं होगी, इतना आराम की उसके बॉडी की जरूरत नहीं हो सकती है। ये कॉमन फिनोमेना है, इसको आप समझ के चलें। एडिक्वेट रेस्ट भी बहुत जरूरी है। रेस्ट के अलावा हमारे लिए क्या जरूरी है? पॉजिटिव एटीट्यूड। गिलास आधा खाली है आधा भरा है, ये वर्षों से हम बात करते आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ सोच के लिए है कि हमारी सोच क्या है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो मैं अक्सर बोला करता हूं कि इट्स योर एटीट्यूड नॉट एप्टीट्यूड विच डिसाइड्स योर अल्टीट्यूड। इसका मतलब है कि ये आपकी सोच है, ना कि काम करने का तरीका, जो आपकी बुलंदियों को निर्धारित करता है। तो ध्यान रखें कि आपका और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहे। मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहूंगा कि नेगेटिव एटीट्यूड का रिजल्ट क्या होता है, और शायद आप इस चीज को आज समझेंगे तो शायद आप बहुत गंभीरता से लेंगे कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए चाहिए क्या। हमें आगे बताऊंगा आपको कि क्या चाहिए। ये कोई ऊपर वाली चीज नहीं है कि हमें नहीं मिलती है, ये हमारे पास ही है। हम इसे लेना नहीं चाहते, हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब होता है तनाव, स्ट्रेस। अब ये बात हर आदमी को आप सुनते होंगे, बड़ा टेंशन है यार, बहुत टेंशन में रहता हूं मैं, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। 85 तरह की टेंशन बता देते हैं वो। दैट इज स्ट्रेस। अब उस स्ट्रेस से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। आप इन्फेक्शन और बीमारियों को जल्दी बुलाएंगे। आपका इम्यून सिस्टम, सबसे पहले इम्यून सिस्टम आपका कमजोर होता चला जाएगा। और आज इम्यूनिटी की इतनी जरूरत है कि कोरोना से बचना है तो तनाव में मत जिंदगी को डालो। आप बिल्कुल भी टेंशन वाली जिंदगी मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? एक इंसान मर सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। अगर हम इस एक्सट्रीमिस्ट सोच को लेकर चलेंगे तो शायद हमें एक वजह मिलेगी कि हम घबराएंगे नहीं। इसके अलावा बहुत सारे आपके वाइटल कंपोनेंट्स हैं जो काम करना बंद कर देते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस होने की वजह से। इसके अलावा बहुत तरह के डैमेजेस हैं जो लंबे समय तक तनाव में रहने के कारण हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म काम नहीं करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है शरीर की जो फैक्ट्री है वो ढंग से काम नहीं करती है। ब्रेन कंफ्यूज्ड रहने लग जाता है। डिसीजन लेने की शक्ति कम हो जाती है। आप आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वीक हो जाती है। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम का भी सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। आपके जो मसल्स हैं वो टेंस रहने की वजह से हमें थकान ज्यादा महसूस होती है। हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हम बैठना पसंद करते हैं, चलना पसंद नहीं करते। और डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई भी चीज हमें जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। स्ट्रेस से कितने सारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी दो चीजें हैं ये मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा। ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन का मतलब ये होता है कि मां बनने की जो क्षमता है शायद वो क्षीण होती है, वो कमजोर हो जाती है अगर ये डिसऑर्डर हो जाए। आज पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि या तो कम उम्र में ही मां बनने की क्षमता आई और चली गई, या फिर वो मां बनने की क्षमता खो देती हैं। कहने का मेरा मतलब है कि इसका सीधा संबंध हमारे जेनेटिक्स से है, हमारे वंश से है। और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल के लिए भी है कि इम्पोर्टेंसी इन मेन, मतलब पुरुषों के अंदर में इतनी, आप कह सकते हैं कि आपके अंदर में एक पिता बनने की क्षमता भी जो है वो गायब होने लगती है। अब स्ट्रेस का मतलब, पुराने जमाने में आप याद कीजिए, बहुत पुराने जमाने में लोगों के घरों में शादियां जल्दी की जाती थी ताकि एक यंग एज के अंदर में जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, तो हमारे जो आने वाली वंशज होती है, जो हमारे आने वाली ब्रीड होती है, वो ब्रीड भी उसी तरह से होगी जैसे हम हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है माय फ्रेंड्स कि आप स्ट्रेस से दूर रहें। अगर हम अपने बच्चों को स्ट्रेस से दूर रखेंगे तो उनमें माँ और बाप बनने की क्षमता जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। ये बहुत बड़ा कारण है। और इसके कारण बहुत से बाबा, बहुत से ढोंगी लोग, बहुत से झोला छाप लोग करोड़ों रुपए लूट रहे हैं हमारे कपल से कि आप हमारे पास आइए, आपको संतान की प्राप्ति होगी। जबकि सच्चाई क्या है कि स्ट्रेस इज द बिगेस्ट रीजन।
सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस हार्ड फैक्ट और हम लोग इससे थोड़ा दूर हों। स्ट्रेस से बाहर निकलने का क्या तरीका है? बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल। दिमाग पे जोर डालिए, दिमाग की बत्ती जलेगी, थोड़ा घूम करके आइए। स्ट्रेस कैसे दूर कर सकते हैं? किस चीज को केयर करेंगे? व्हाट शुड आई केयर कि मैं इससे दूर हो जाऊं? कैसे मैं बाहर निकलूं? बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है, एंड दैट इज अ सिंपल स्माइल। अगर आप मुस्कुराने की आदत को दोबारा अपने जीवन में ले आए तो शायद आपके जीवन से स्ट्रेस भाग जाएगा। स्माइल, ऑलवेज खुश रहिए, और खुश रहने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं होती, पैसे से कोई खुशी नहीं आती है। कहने की बात है ये सब फिल्मी बातें हो सकती हैं, किताबी बातें हो सकती हैं। खुशियां इंटरनल है, वास्तविकता है ये। चाहे कोई भी इंसान किसी भी हालत में खुश रह सकता है। खैर ये एक सब्जेक्ट अलग है, मैं सब्जेक्ट पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यू शुड बी हैप्पी ऑलवेज। और अगर हैप्पी हैं तो रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? सामी डायरेक्ट। सामी डायरेक्ट आपको एक नई आशा की किरण दे सकता है, और आप अपने इन बीमारियों और इन रोगों से, अगर किसी ने डायग्नोस किया है, किसी डॉक्टर ने बताया है कि ये बीमारी है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्माइल करिए, आपके लिए एक आशा की किरण है। लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बेसिकली, और मैं कुछ 2-4 चीजों पे ही डिस्कशन करूंगा, ज्यादा चीजों पे नहीं करूंगा। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको गिनवा देना चाहता हूं। सबसे पहले है ओबेसिटी, यानी कि आज के दिन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आप कह सकते हैं जिसको वेट मैनेजमेंट के अंदर में हम कहते हैं बात, ओबेसिटी से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। इसलिए ओबेसिटी को हम लोग मैनेज करना है, और वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो बहुत शुरू से ही हमारे साथ सामी डायरेक्ट में है। उसका नाम है लीन गार्ड कैप्सूल्स। ये आपके लीन बॉडी मास पे काम करता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो खाना बहुत ही कम खाता हूँ, 2 फुल्का खाता हूँ, लेकिन मैं तो बहुत मोटा हूँ, मेरा वजन नहीं घट रहा है। साहब आपको जानने की जरूरत है कि हो सकता है कि आपका जो फैट सेल्स है वो ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहा है, और आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ चुका है। उसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर में, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि इसके अंदर में 2 बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, जैसे फोर्सलीन है और दूसरा गार्सिट्रीन है। फोर्सलीन बेसिकली जो है वो दुनिया का, इसके लिए थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड भी मिला हुआ है डॉक्टर मजीद को। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसको आप एक कैप्सूल दो टाइम खाना खाने से 20 मिनट पहले आप इसको ले लीजिए। और थोड़ा एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, वॉक करें। अगर आप वॉक करेंगे और साथ में इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वेट मैनेजमेंट होगा, 100% होगा। अब इस चीज को आप ध्यान में रखें कि इसको अगर आप करना चाहते हैं तो वेट मैनेजमेंट के लिए एक दूसरा प्रोडक्ट आपके साथ में है जिसका नाम है लीन गार्ड क्लासिक। यानी ये वो प्रोटीन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं मील को स्किप करने में। यूसेस के नीचे आप ध्यान देंगे, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप एक ब्रेकफास्ट और एक डिनर किसी को स्किप कर दें और उसकी जगह आप प्रोटीन ले सकते हैं। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप किसी एक को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका अलग है कि आप खाना खाने के बाद प्रोटीन को लेना चालू कर दें। तो ये तीनों चीजें इससे संभव है। आप इससे वजन कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और वजन को बढ़ा भी सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर में खास तरीके का ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में DI भी मिलाया गया है, जो शायद इस दुनिया में कोई और नहीं दे सकता, वो सिर्फ सामी सविंसा ग्रुप और सामी डायरेक्ट दे सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लेंड। यानी कि वो क्षमता जिससे कि जिसको मिल्क इंटॉलरेंस होती है वो भी इसको ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है। और इसके अंदर में बहुत ही इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो आपके शरीर को फायदा पहुंचाती है। तो हमारा जो प्रोटीन है इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। दूसरी जो मैनेजमेंट कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है जिसको आप मैनेज करने की जरूरत है, दैट इज डायबिटीज, मधुमेह। एक बात आपको मैं जरूर बता दूं कि डायबिटीज ठीक नहीं होती, डायबिटीज को मैनेज किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक होना एक अलग चीज है, मेंटेन रखना एक अलग चीज है। और जिंदगी भर इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास अंग्रेजी दवाएं होती हैं। अंग्रेजी दवाएं सिंथेटिक हैं, हमारे लीवर को, हमारे किडनी को खराब कर देंगी। इसलिए जरूरी है कि आप उन चीजों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी डायबिटीज मेंटेन हो सके। तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है जब सामी आपके पास है। आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्लाइका केयर, वन ऑफ द बेस्ट डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, शुगर लेवल को मेंटेन करने का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट में से ये है। आप इसके डिटेल में कभी भी आप पढ़ेंगे और समझेंगे। आज ये सही वक्त नहीं है कि मैं आपको इसके फार्माकोलॉजी और इसके डिटेल के बारे में बताऊं, लेकिन आपके मेटाबॉलिक फंक्शंस को बहुत रेगुलेट कर देता है। और आपके लाइफस्टाइल अच्छी अगर रखते हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खाना कंट्रोल करके खाते हैं, और एक टैबलेट मॉर्निंग में या आप 10-15 मिनट पहले ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले खा लें, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है।
वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल विद समी डायरेक्ट फॉर डायबिटीज। ये बड़ा कॉमन हो गया आज के दिन में, एंड दैट इज अर्थराइटिस, गठिया। हाथों के अंदर दर्द, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, कमर में दर्द, बहुत जगह बहुत तरह की प्रॉब्लम है। अब इतने सारे प्रॉब्लम है तो आप सिंथेटिक ड्रग्स अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर डॉक्टर ने आपको डायग्नोज किया है कि आपको अर्थराइटिस है, तो वो आपको पेन किलर देंगे, यानी दर्द कम करने की दवा। अब पेन किलर दो शब्द से बना हुआ है, पेन और किलर। पेन किलर, पेन को हटा दें तो उसका क्या नाम है, किलर, यानी कि वो हमें दर्द नहीं मारेगा, वो हमें ही मार देगा। तो बेटर यह है कि हम पेन किलर की जगह पेन हीलर का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर में बड़े अच्छे कंपोनेंट्स डाले गए हैं, और अर्थराइटिस और गठिया का ये हम मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है, उसका नाम है R3 पावर। ये R3 पावर जो है, इसके साथ में आप कुछ कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, जैसे ओमेगा है या क्रिल है, आप ऐसे फैटी 3 एसिड्स ले सकते हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती है। तो R3 पावर का इस्तेमाल करें अगर अर्थराइटिस की इश्यू है तो। और साथ में आप कैल्शियम डिफिशियंसी को दूर करने के लिए कैल्सीडीमैक्स साथ में लें। ये एक नॉर्मल कैल्सीडीमैक्स नहीं, इसके अंदर में कैल्शियम सिट्रेट मेलेट है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कैल्शियम होता है। बाजारू जो कैल्शियम होते हैं ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, पथरी वथरी होने के उससे चांसेस होते हैं, आप इसका इस्तेमाल करें। और इसके अंदर में विटामिन डी भी है, विटामिन D3 आपके लिए बहुत जरूरी है, जो धूप से मिलता है, लेकिन हम लेते नहीं। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन में आप R3 कैल्सीडीमैक्स और साथ में आप किसी भी ओमेगा का अगर इस्तेमाल करें तो आपकी अर्थराइटिस जो है वो मैनेज हो सकती है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। एक दो चीजें और होती हैं लाइफ में मैनेज करने की, जिसमें कि हमारे डेंटल जो बोन है उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अब मुझे मालूम है हर घर में ये इस्तेमाल होता है, ज्वारा टूथपेस्ट। अब आप खुद सोचिए कि हमारे जो बोन हेल्थ हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं, और हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं दुनिया के, जिससे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको सिंथेटिक चीजों पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जिन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है वो आपको टेस्टिमनी दे सकते हैं कि कैसे उनके जीवन में वापसी हुई है, अर्थराइटिस और इन चीजों से कैसे उनको नुकसान जो हुआ था उससे उनको फायदा हुआ फाइनली। अब आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वुमेन हेल्थ। अगर आप वुमेन हेल्थ की बात करेंगे तो एक एक स्त्री, वो जिसको हम कह सकते हैं वो माँ भी है, और एक्चुअली में उसको माँ ही का अब, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर में सिर्फ उसी के पास एक ये ताकत दी है ईश्वर ने कि वो इस सृष्टि को बना सकती है। लेकिन वुमेन हेल्थ का मतलब ये यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं कि हम सब अपनी मदर से आए हैं, और मदर का आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और बहुत सारे चीजों का लेके हम सबका निर्माण हुआ है। एक स्त्री के अगर 2 बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के अंदर में ही उनका अंश है, और उनके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ताउम्र, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक। हर स्त्री को अलग अलग फेज से गुजरना पड़ता है, और उनके जीवन अपने आप में एक मैनेजमेंट करने की चीज होती है, और हम लोगों का भी उनका साथ देना चाहिए, उनको मैनेजमेंट में ध्यान रखना चाहिए कि उनको कुछ ऐसी परेशानियां भी रहती हैं जो उनके जीवन में उनको काफी परेशान कर देती हैं, और वो डॉक्टर्स के साथ जब उनको सानिध्य होता है या किसी वो ऐसे आप कह सकते हैं कि गायनेकोलॉजिस्ट या किसी के साथ वो अपने आप को ऐड ऑन करती हैं, तो सिंथेटिक ड्रग्स, पेन किलर्स और इन चीजों से उनका सामना होता है। और पूरी उम्र अगर कोई इंसान सिंथेटिक ड्रग्स और पेन किलर्स पे जाएगा तो आप खुद सोच के देखिए कि उसकी हेल्दी लाइफ कभी नहीं रहेगी। सो लेट अस कम बैक टू द बेसिक्स। हमारे मदर से हम लोगों को कैल्शियम मिला है, तो क्यों ना ये कैल्शियम उनको वापस किया जाए। एंड दिस कैल्शियम इज इन द फॉर्म ऑफ ऑस्टियोस्ट्रॉम। वैसे तो ये नॉर्मली हार्मोनल डिसऑर्डर्स होने के कारण कैल्शियम का जो नुकसान होता है एक स्त्री के अंदर में, उसको रिटेन करने के लिए दुनिया की कोई भी साइंस ऐसी नहीं बनी है जो उसको रिटेन कर सकती है कैल्शियम को। एकमात्र ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग के अंदर में ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो किसी भी फीमेल के कैल्शियम को रिटेन करा सकती है। आज ही हम अपने मदर्स, सिस्टर्स, अपने फ्रेंड्स या कोई भी हमारे घर में जो लेडी हैं अबव 14 टू, आप कह सकते हैं कि कितने साल से, तो मैं जरूर बोलूंगा कि 25-30 साल के बाद भी उनको देना शुरू कर सकते हैं। अप टू 40-45 आप दे सकते हैं इनको। इससे उनको बड़ा राहत मिलेगा, उनके हड्डियों में जान आती है, और वो ज्यादा आपसे और हमसे एक्टिवली काम कर सकते हैं। तो ऑस्टियोस्ट्रॉन्ग इज वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट। इसके अलावा यूटीआई का इश्यू हर एक स्त्री के लिए करीबन 14-15 साल से लेकर के 40-50 तक की उम्र में, ये उनको एक बार बार होने वाली परेशानियों से बचा सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इन्फेक्शन होता है तो एक बहुत ही कठिन समय होता है एक फीमेल के लिए, और वो
पेन से और उन चीजों से उलझती हैं और उनको गायनेकोलॉजिस्ट उनको तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स और पेन किलर देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इज क्रैंडियम प्लस। क्रैंडियम प्लस इज क्रैनबेरी और डीमिनोज का एक कॉम्बिनेशन है। एक बार आप देख के देखिए, अगर किसी भी फीमेल को किसी तरह की कोई हार्मोनल इश्यूज हैं और किसी तरह की कोई गायनिक इश्यूज है, आप सीधा सीधा इसका इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि उनको एक नए जीवन का एहसास होगा। सो दीज आर द सम गुड मैनेजमेंट कैटेगरी प्रोडक्ट्स जो एक वुमेन हेल्थ के लिए आप दे सकते हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन। अब आयरन दुनिया का सबसे बेहतरीन बायो आयरन जो कि ओनली विद सामी डायरेक्ट है, किसी और के पास है भी नहीं और ना वो दे सकते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हम लोगों के पास है। सो द बायो आयरन हम सब अपने महिलाओं को घर में या अपने जानने वालों, अपने परिवेश में, अपने मोहल्ले में किसी भी तरह से हम अगर बायो आयरन लोगों तक पहुंचाएं तो ना हम उनकी सिर्फ जान को बचाएंगे, उनके जीवन को बढ़ाएंगे भी। स्वस्थ जीवन की तरफ हम उनको प्रमोट करते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट बायो आयरन फॉर वुमेन हेल्थ मैनेजमेंट। आम लोगों के जीवन में आजकल ये कॉमन वर्ड है, यार बीपी बढ़ गया, सबको हो रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं इसके लिए। दूसरा कोलेस्ट्रॉल। तो बीपी और कोलेस्ट्रॉल अब कुछ ऐसे शब्द नहीं रह गए हैं जो लोगों के कानों में नहीं गए हैं। आप इसको बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं और इसको मैनेज करने के लिए अगेन बैक टू बेसिक्स में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि आप और हम अगर चलते नहीं हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास आने वाली हैं खुद चल करके। अगर हम चलना शुरू कर देंगे तो ये चल के भाग जाएंगी। सो बेटर है हम लोग चलना शुरू करें। बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए सामी डायरेक्ट के पास बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। खास करके ओमेगा बायो प्लस जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया था, ये खास एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है जो बहुत निहायत ही जरूरी है बॉडी के लिए। ये ब्लड थिनर का भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए, खास करके जो कार्डियक या बच्चे जो हैं जो आजकल पढ़ाई कर रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के, उनको ओमेगा जरूर देना चाहिए। ब्रेन के लिए ओमेगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है ये ब्रेन के लिए बहुत ही जरूरी है और इसके लिए आपको ओमेगा का इस्तेमाल करना चाहिए। ओमेगा के साथ हमें करना चाहिए क्रिल C3। क्रिल भी ओमेगा का ही फॉर्म है, लेकिन ये वेजिटेरियन सोर्स से था, ये नॉनवेज सोर्स से है। मतलब ये क्रिल फिश से, और ये जो है ये फैट सोल्यूबल है और ये वाटर सोल्यूबल है। दोनों के अपने अपने एक बेहतरीन अंदाज में आपके शरीर को सपोर्ट करते हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूर करिए। क्रिल C3 ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल और बीपी को मैनेज करता है। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आप कह सकते हैं इसी कैटेगरी में आता है, जो आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल को और आपके बीपी को मैनेज कर सकता है, वो है ब्लैक सीड। तो ब्लैक सीड ऑयल का इस्तेमाल जरूर करिए। बहुत, ये कलौंजी का तेल जिसको हम कहते हैं, इसके बड़े फायदे हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं, ये 3 फैटी एसिड्स जो हैं, आप ओमेगा लें, आप क्रिल लें, आप ब्लैक सीड लें, आप अपने बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक बहुत ही प्यारा और सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्रोडक्ट है, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एफरवेसेंट जो है हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर को, इसके बड़े सारे फायदे हैं, लेकिन अभी मैं बीपी और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बात कर रहा हूं। तो आपके बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मैग्नीशियम का भी बहुत बड़ा रोल है, तो इसका भी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब आ जाइए ब्रेन और हार्ट मैनेजमेंट, कि ब्रेन से संबंधित रोग हो। और रोग की जहां तक बात है, मैं पहले आपको कह चुका हूं कि रोग का डेफिनेशन हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे। कौन करेगा? ये डॉक्टर करेगा। अगर डॉक्टर ने बोला है आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मानेंगे हार्ट का प्रॉब्लम है। खुद से नहीं मानना है कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम है या ब्रेन का प्रॉब्लम है। लेकिन हार्ट और ब्रेन में वो सारी चीजें यूज होती हैं जो पहले आपने बीपी और कोलेस्ट्रॉल में देखा है, जैसे मैग्नीशियम, ब्लैक सीड, क्रिल C3, ओमेगा बायो प्लस। ये चीजें ऑलरेडी हैं कि आपको अगर हार्ट और ब्रेन का इश्यूज है तो ये चीजें तो चाहिए चाहिए। लेकिन हार्ट और ब्रेन के साथ में अगर आपको थोड़ा उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हमें जरूरी है कि जो हमारा सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट है करक्यूमिन C3 पावर, ये जरूर लेना चाहिए। बिकॉज ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है और इसके पता नहीं, इसको तो मैं कहता हूँ ये देवतुल्य है। इसको देवतुल्य ही माना जाएगा। हर चीज में ये काम करती है, स्ट्रेस को रिलीव कराती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। बहुत सारे फायदे हैं, करक्यूमिन के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और उसके साथ में CoQ10, कोएंजाइम 10, हार्ट की प्रॉब्लम वालों के लिए कोएंजाइम 10 इज ए मस्ट। इसलिए हार्ट और ब्रेन मैनेजमेंट में कोएंजाइम 10, CQ10 जिसको बोलते हैं, और अपना करक्यूमिन C3, उसके अलावा मैग्नीशियम तो हो ही गया, ब्लैक सीड हो गया। ये सारी चीजों का सेवन करते रहे, बदल बदल के करते रहे, तो कोई ये अच्छा है कि हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं।
हार्ट एंड ब्रेन मैनेजमेंट के साथ साथ आप इसमें यूज कर सकते हैं सामी शार्प के अंदर में अश्वगंधा होता है, और अश्वगंधा हमारे ब्रेन को, स्ट्रेस को रिलीव करने में बड़ा काम करता है। बच्चों के दिमाग को भी तेज करता है, उनके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ऑलरेडी हम लोगों ने अश्वगंधा का जो फाइनेस्ट फॉर्म है वो शागंधा के रूप में हमने यहाँ पे डाला हुआ है। तो आज हम लोगों ने बात करी कि हम लोग बीपी, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, हार्ट एंड ब्रेन मैनेजमेंट, वुमेन हेल्थ मैनेजमेंट, इसके अलावा हम लोगों ने बोन हेल्थ मैनेजमेंट की बात करी। ये सारी चीजें तभी संभव है जब हम लोग चलते हैं। अगर हम नहीं चलेंगे तो कुछ भी मैनेज नहीं होगा, इस बात का खास ध्यान रखिए, कुछ भी मैनेज नहीं होगा। तो चलना लाइफ में बहुत जरूरी है। यू जस्ट नीड टू वॉक 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 वॉक। और चलना कितना है? कम से कम 10,000 स्टेप्स पर डे, 10,000 स्टेप्स पर डे। आजकल ऐप भी आ गए हैं बहुत सारे, आप चाहे तो मोबाइल में भी डाल लें और अपने जेब में रखें, वो बताएगा कि एक दिन में आपने कितने कदम आप चले हैं। आप अपने पर्स में डाल लें, अपने जेब में डाल लें, घर से निकले, घर में आए, काउंट करके बताएगा कि आपने कितने कदम चले हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट, यू जस्ट वॉक वॉक वॉक। चलना बहुत जरूरी है, 10,000 स्टेप्स पर डे। पॉजिटिव एटीट्यूड इतना जरूरी है, जैसा हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि एटीट्यूड हमारा बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सिर्फ एक मुस्कुराहट, एक छोटी सी स्माइल से हमारी जिंदगी की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। सो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, लिव यंग, लिव हेल्दी। अगले शनिवार 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मिलेंगे दो जानी मानी हस्तियों के साथ रूबरू कार्यक्रम में। अपने मोबाइल में और कैलेंडर में रिमाइंडर मत लगाना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर दिस मैनेजमेंट कैटेगरी प्रोग्राम टुडे। थैंक यू सो मच, बाय। और मैं जाने से पहले एक बार आपको वो जरूर मैं प्ले करना चाहूंगा जो मुझे बहुत पसंद आया है और आपको भी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।